नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर हम लाइव होते हैं, वहाँ भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं और वहाँ से हम आपके सवालों को क्वेरी बनाकर ले लेंगे। और आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ में म्यूचुअल फंड्स की हेड श्वेता राजानी हमारे साथ। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम क्वेरीज पर जाएं इससे पहले हम ये बता दें कि एमएफआई ने म्यूचुअल फंड्स का अगस्त का डेटा जारी किया है और जुलाई में रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली थी। अगस्त में थोड़ी सी टेपर हुई है। इक्विटी इनफ्लो करीब 22% तक घटा है, लेकिन एसआईपी इनफ्लो में सिर्फ 1% की मामूली गिरावट हुई है। एसआईपी पर निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है, यही बता रहे हैं डेटा। और डेटा की डिटेल बता रहे हैं यतिन मोता। पिछले महीने बहुत सारे आपने एनएफओज देखे थे, मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, और उसके सामने अगस्त में आप देखेंगे कि जो एनएफओ का इनफ्लो है वो कम हुआ है। तो आप अगर एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर गिरा है, लेकिन जो एनएफओ इनफ्लो है वो 30,000 करोड़ था जुलाई के महीने में, जो घट के अभी 3,000 करोड़ हो गया अगस्त के लिए। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो नंबर्स काफ़ी मंथ ऑन मंथ स्टेबल हैं। इनफैक्ट अगर हम लार्ज कैप इनफ्लो की बात करें तो ये लगभग 2100 करोड़ से बढ़ के 2800 करोड़ हो गया है। स्मॉल कैप इनफ्लो लगभग अभी भी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मिड कैप इनफ्लो जो पिछले महीने मतलब जुलाई के महीने में 5200 करोड़ था, वो 5330 करोड़ के आसपास है। तो जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है, यहाँ कोई ऐसा स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन है तो वो एनएफओज में है, जो नए फंड ऑफर्स होते हैं वहाँ आपने एक एक्सेलरेशन थोड़ा धीमा पड़ता हुआ देखा है, क्योंकि टिपिकली एनएफओ में एक बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन आपने देखा जुलाई के महीने में। अगस्त में ऐसे भी ट्रेड वॉर की बहुत सारे वॉलेटाइल न्यूज़ थे, तो शायद लोगों ने उस तरीके से अपना निवेश जो है वो अल्टर किया है। लेकिन अगर आप एसआईपी का भी नंबर देख लें तो कोई बुरा नहीं है। अगर हम एसआईपी की बात करें तो ये जुलाई में था लगभग 28,500 करोड़ के पास, जो घट के 28,250 करोड़ हुआ है। मतलब हार्डली 200 करोड़ मंथ ऑन मंथ आपको ये घटता हुआ नजर पड़ा। तो इसको घटने वाली बात नहीं कहेंगे, और कहीं ना कहीं इतनी वॉलेटिलिटी है, इतना न्यूज़ फ्लो है, उसके बावजूद ये नंबर स्टेबल है। तो ब्रॉडली अगर हम म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें अगस्त महीने की, तो एनएफओस को छोड़ के बाकी सब चीज़ें स्टेबल दिखाई पड़ रही। तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज हमने क्वेरी से पहले ये तय किया है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में अंतर हम आपको समझाएंगे। तो श्वेता जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। ये क्या होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड, हम किसे कह रहे हैं? नए लोगों के लिए थोड़ा दोनों के बीच अंतर भी बता दें। जी जरूर मनोज जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक है तो समझ लें आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं। देखें, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में मैं आपको कहती हूँ 3 अंतर होते हैं। खास करके जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहते हैं, इसका मतलब ये कि आप किसी एडवाइजर या एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एक फंड में निवेश नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं और उनसे म्यूचुअल फंड में खरीद रहे हैं। तो वो चाहे तो आप एक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके अपनी ट्रांजैक्शन पंच कर सकते हैं, या आज के दिन पे काफी सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन करें। तो यहाँ पर फंड का चुनाव आप खुद कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आप अपना रिसर्च कर रहे हैं और आपने या तो आपने एक एडवाइजर से खाली रिसर्च लेके उसे एक एडवाइजरी फीस दी होगी, लेकिन आप अल्टीमेटली आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। इसका तब जाके आप एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा अंतर डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में ये होता है कि डायरेक्ट प्लान में आपकी जो फंड का खर्चा होता है वो आमतौर पर मैं कहूंगी 50 से 1% का कम होता है इक्विटी फंड में। डेट फंड में ये गैप कम हो सकती है। तो क्योंकि फंड का खर्चा कम होता है, एक डायरेक्ट स्कीम का वही स्कीम अगर आप रेगुलर से कंपेयर कर लें, तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान,
इन दोनों के रिटर्न में देखेंगे तो करीबन हो सकता है कि 75 से 1% का रिटर्न हो, रिटर्न का डिफरेंशियल हो, जहां डायरेक्ट प्लान का रिटर्न थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब जब आप रेगुलर मोड चूज करते हैं, इसका मतलब ये कि आपके लिए कोई रिसर्च कर रहा है, पूरी पढ़ाई कर रहा है और वो एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको बता रहा है कि ये फंड सही है, इसमें आप निवेश करें, अब इस फंड से आपको निकल जाना चाहिए। तो ये सारी सलाह आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर देता है और आप अपनी ट्रांजैक्शन भी उसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रूट करते हो। तो आपको पूरी जो आपकी ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन है आसान हो जाती है, बिकॉज आपको बस एक कंफर्मेशन देनी है या एक पेपर पे साइन करना है और वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए सारी ट्रांजैक्शन कर रहा है, आपको ये भी बता रहा है कब निवेश करना है और कब निकल जाना है। फंड का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन निकल जाती है और इसीलिए डिफरेंस होता है। तो आमतौर पर डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर एक कॉस्ट वर्सेस वैल्यू का डिबेट होता है, जो अगर आप अपना खुद का रिसर्च कर पाते हैं तो फिर एक डायरेक्ट रूट चुनते हैं। आमतौर पर निवेशक वो नहीं करते, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन की जो रूट होती है वो काफी कॉमन होती है। तो बहुत ब्रीफली अगर कहें तो ये डिफरेंस होता है दोनों प्लान में। तो दोनों के कुछ एडवांटेजेस होंगे और प्रोज एंड कॉन्स सब में होते हैं। तो किसके लिए क्या, ये बड़ा सवाल है। कौन किसको चुनेगा और ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेजेस चुनेगा। तो थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें। जी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड को ज़्यादा नहीं समझते या इक्विटी इन्वेस्टिंग को ज़्यादा नहीं समझते, या आप अपने प्रोफ़ेशन, अपने काम में बिज़ी है, तो आप उतना टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं दे पाएँगे। इसीलिए तब ज़रूरी हो जाता है कि आप एक रेगुलर प्लान चुनें और आप एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स चुनें, जिसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक गहराई में जाके फंड को समझ रहा है, उसके पोर्टफोलियो को समझ रहा है, वो फंड मैनेजर पर रिसर्च कर रहा है और वो आपको सही समय पे बताए, ये अब सही समय है फंड में निवेश करने का, उसे रिव्यू करता रहे आपके बिहाफ पे और आपको बता दे अब ये सही समय है निकल जाने का। जो मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे निवेशक इसी कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए जब आप जैसे जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन ले लेंगे, उसी तरह से म्यूचुअल फंड के लिए अगर आप नहीं समझते उसको, तो बेहतर होता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएँ। डायरेक्ट स्कीम में आमतौर पर लोगों को लगता है कि हम पास्ट की रिटर्न देखकर उसमें निवेश कर लें। लेकिन डेटा बताती है कि अगर हिस्ट्री में हम जाकर देखें, तो फंड्स में मीन रिवर्जन प्ले आउट होती है और इसीलिए खाली पास्ट रिटर्न के बेसिस पे आप अपनी निवेश की डिसीजन नहीं ले सकते। जो आंकड़े हमने देखे हैं उसमें तो ये देखा गया है कि कम से कम अगर कोई स्कीम ऐसी है जो पिछले 1 साल में या 2 साल में टॉप 25% में रही होगी, 70 से 75% की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उसकी रिटर्न नीचे आ सकते हैं अगले 6 महीने, अगले 1 साल में। इसीलिए गहराई में जाके रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए करता है। इसीलिए मैं कहूँगी एक डिस्ट्रीब्यूशन का रूट हमने देखा गया है बहुत कॉमन है और वो लोगों के लिए काफ़ी काम भी करता है। या अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिसके पास बहुत समय है और सारे रिसोर्सेज़ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है और उसे एनालाइज़ करना आप समझते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट रूट से जा सकते हैं। जी, तो जो नए लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या ज़्यादा रिसर्च जो नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते, और बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि इस मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो डायरेक्ट में ना जाए और रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑप्ट करें और किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रहे। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है ये स्पष्ट करने के लिए कि क्या खासियतें हैं रेगुलर की और डायरेक्ट की। समय समय पर हम ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करते रहते हैं और रेगुलरली जो काम हम करते हैं योर मनी में, अब उस पर चलते हैं। कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। राम सिंह साहब हैं हमारे साथ
मंथली एसआईपी इनकी 35,000 की है। 20 साल का लक्ष्य है। 2 करोड़ का स्टेप अप के लिए तैयार है। सालाना 10%। राम सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा एक पोर्टफोलियो चल रहा है जिसकी अभी करंट वैल्यू 4.8 लाख है। तो सर जो मैंने फंड चूज कर रखे हैं वो ठीक हैं या इनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? क्योंकि मेरे पास सर 2 स्मॉल कैप हैं, तो 2 स्मॉल कैप सर रखना ठीक है या एक स्किप कर सकते हैं? ठीक है, तो बताएं मैडम, इनके लिए क्या क्या सुझाव रहेगा? राम जी, देखिए, सबसे पहले तो जो आपका लक्ष्य है वो मैं कहूंगी जिस हिसाब से आप 35,000 की एसआईपी कर रहे हैं प्लस उसे 10% से स्टेप अप करेंगे, तो आप अपने ओवरऑल लक्ष्य पर तो आसानी से पहुंच जाएंगे। जो समय है आपका पोर्टफोलियो भी मैं कहूंगी काफी हद तक अच्छा पोर्टफोलियो चुना है आपने। बस इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि आपके पोर्टफोलियो में जो मिड स्मॉल एलोकेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अब मैं कहूंगी अगर आइडियली अगर आप 50% लार्ज कैप रखें और 50 मिड स्मॉल भी रखें तो 20% से आपके पोर्टफोलियो में मिड स्मॉल एलोकेशन ज्यादा है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगी आपके पोर्टफोलियो में जो एक आपके पास मैं देख रही थी टाटा का स्मॉल कैप फंड है, उसमें आप एसआईपी रोकें और अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो जो लमसम अमाउंट जमा हुआ होगा उसे भी आप निकाल दें। उसकी जगह पर एक लार्ज कैप स्कीम जोड़ लें, जिसकी मेरी सलाह होगी आप एक क्वांट लार्ज कैप फंड को जोड़ सकते हैं और जो एसआईपी टाटा स्मॉल कैप में जा रही थी उसे आप क्वांट लार्ज कैप में शिफ्ट कर लें। जी, तो ये थोड़ा सा रीजिंग आपको करना होगा, बाकी आप लक्ष्य तो हासिल कर ही रहे हैं। पढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। गौरव श्रीनिवास है अहमदाबाद से, 4,000 की एसआईपी कर रहे हैं। 3.5 लाख का इन्होंने अपना वैल्यू क्रिएट कर लिया है। और सवाल क्या है इनका, इन्हीं से सुनते हैं। बताएं गौरव। सर गौरव बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरी एसआईपी 5,000 की एक्चुअल में मैं एक प्लान का नाम लिखना भूल गया हूँ। तो सर मुझे जानना था कि 10 साल में मेरा कितना पैसा बनेगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए कितना और से इंक्रीज करना चाहिए। जी जी, तो शुरुआत इन्होंने की है और अब आगे का प्लान ये चाहते हैं। 10 साल तो है इनके दिमाग में। श्वेता जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी, गौरव, शुरुआत आपने बिल्कुल मैं कहूंगी अच्छी और सही की है, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना एक लक्ष्य बना दें कि आपका लक्ष्य क्या है। 10 साल में आपको क्या घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है और उसके लिए आपको एक कितनी राशि जमा करनी होगी, और फिर एक बैकवर्ड कंप्यूटेशन करेंगे तो वो एक ज्यादा बेहतर तरीका होगा। मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ। आज जिस हिसाब से आप एसआईपी कर रहे हैं, आप करीबन इक्विटी मार्केट का अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो इस हिसाब से 20 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर आप इस पे स्टेप अप करते हैं, मैं कहूं अगर 20 से 25% की स्टेप अप कर लेंगे तो आप यही अमाउंट को 40 लाख तक ले जा सकते हैं। तो अपना लक्ष्य बनाएं कि आपको किस चीज के लिए निवेश करना है, वो आसान होगा। पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ। पोर्टफोलियो पे मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो में मैं कहूंगी कि लार्ज कैप पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। आपके पास 10 साल का समय है तो थोड़ा मिड स्मॉल एलोकेशन हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, आपने ईएलएसएस स्कीम्स में निवेश कर रखा है, वहां आप एसआईपी भी कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ ध्यान दें, आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं या पुराने टैक्स रिजीम में हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो फिर ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन करने की जरूरत नहीं है आपको। और तीसरी चीज, आपके पास एक सेक्टर फंड है। अब देखिए, सेक्टर फंड में ना टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही समय पे उसमें से निकल जाएं। तो अगर वो आप नहीं कर पाते तो मैं कहूंगी एक सेक्टर फंड ना चुन के फंड मैनेजर पे छोड़ दें कब किस सेक्टर में ओवरवेट और अंडरवेट होना है। तो इस हिसाब से आपके पास जो 2 ईएलएसएस स्कीम है, एक एसबीआई की है, एक कोटक की है और एक टाटा का डिजिटल फंड है, वहां पर आप एसआईपी अपनी रोक लें। उसकी जगह पर मैं आपको सलाह दूंगी, आप एक कोटक का मिड कैप फंड, एक कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड और एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में ऐड कर ले, तो जो बैलेंस हमें चाहिए मार्केट कैप का वो भी मिल जाएगा हमें। जी, तो ये रद्द-बदल आपको करनी होगी। और श्वेता जी, ये बताइए कि ये जो नए निवेशक आते हैं म्यूचुअल फंड के रास्ते, उनमें आपको क्या दिखाई देता है? कुछ चीज़ें मिसिंग है या आपकी कुछ फंडामेंटल सजेशंस हैं नए निवेशकों के लिए?
जी। देखिए, नए निवेशक आमतौर पर जब आते हैं ना, वो एक रीसेंसी बायस के साथ आते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि वो देखते हैं ना कि ऑफ लेटली अगर देखिए मिड कैप ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, तो वो जाके उसमें निवेश कर लेते हैं, या वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को सुन के कि वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, उसमें अपनी भी इन्वेस्टमेंट जोड़ लेते हैं। तो ये आमतौर पर मैंने देखा हुआ है, ऐसा होता है। तो मैं सलाह दूँगी कि अगर आप नए हैं, तो आप एक एडवाइजर के पास जाएं, एक अपनी खुद की स्टडी करें कि आपके लिए क्या सही है और आपका क्या समय है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है, और उस हिसाब से अपना निवेश करें। और ये बिल्कुल ना सोचे कि अरे हमने कई बार ऐसे होता है कि लोगों को लगता है हमने लेट शुरुआत की, तो हमें शायद थोड़ा जोखिम ज्यादा लेना होगा, ज्यादा जोखिम लेने से हमारी रिटर्न ज्यादा होगी। ये नहीं होता। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हर समय पे बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो अगर आप निवेश करने आते हैं तो बाहर दूसरी स्टडी करने के साथ-साथ खुद की स्टडी, अपनी ज़रूरतों की स्टडी आप करके आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना फंड एलोकेशन कर सकते हैं। और बाकी प्रोफेशनल्स की राय आपको हमेशा लेनी चाहिए और योर मनी रेगुलर देखना चाहिए। यहाँ तमाम तरीके के एक्सपर्ट्स आते हैं और उनके अलग-अलग विचार होते हैं। कुछ खुले सवाल भी हम इसीलिए पूछते हैं ताकि हमारे दर्शकों को इसमें मदद मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ और क्वेरीज लेंगे। ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। आज हमने बात की डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की, साथ ही कुछ क्वेरीज ली और अब क्वेरीज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पुणे से हमारे साथ एक कॉलर हैं प्रमोद धुमाल जी। मंथली SIP 27,000 की कर रहे हैं, 20 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं और 23 साल का कुछ लक्ष्य इन्होंने रखा है। प्रमोद जी, पूछिए अपना सवाल। आप ऑनलाइन हैं हमारे गेस्ट के साथ। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है, 5 फंड है उसमें। तो मैं अभी पिछले 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें। तो क्या मेरे फंड सही है या उसमें कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और मेरा जो एक SBI मिड कैप का फंड है वो पिछले 1.5-2 साल से डाउन चल रहा है, तो उसको मैं रखूँ या चेंज करूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी सर। ठीक है, श्वेता जी बताइए इनके लिए क्या समाधान है। प्रमोद जी, आपका मैं कहूँगी आपकी पहले तो ओवरऑल लक्ष्य पे आते हैं, आप जिस हिसाब से निवेश कर रहे हैं, और अगर मैं आंकड़े देखूं तो फिर इस हिसाब से अगर आप चलते रहें, आप थोड़ा स्टेप अप भी कर लें 5-10% का, तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि थोड़ा मिड स्मॉल हैवी पोर्टफोलियो है यहाँ पे। मेरे हिसाब से एक बैलेंस लाने के लिए आप अपनी लार्ज कैप के एलोकेशन को 10% से बढ़ा सकते हैं। और आपने अपने SBI मिड कैप फंड के बारे में भी पूछा। हाँ, देखें, यहाँ पे फंड में मैं कहूँगी कुछ समय से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन आमतौर पर आपकी जो फंड को एग्जिट करने की डिसीजन होती है, वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि पिछले 6-8 महीने में फंड ने अच्छा नहीं किया, लेकिन इसलिए होनी चाहिए कि आगे जाके ये फंड में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। या अभी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि फंड की जो स्टाइल है, जो रणनीति फंड मैनेजर ने लगा रखी है, उसे टर्न अराउंड करने में टाइम लग सकता है। तो मैं कहूंगी उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए SBI मिड कैप फंड से आप अब निकल जाएं। यहाँ इसे आप स्विच कर सकते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, तो उसी AMC का लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा एक फंड जिसकी मैं सलाह दूंगी आपको कि आप SIP रोके, वो है कोटक का स्मॉल कैप फंड। तो इसके जगह पर आप ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड फंड ले सकते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड अगर चाहें तो DSP का स्मॉल कैप फंड, इसे भी चुन सकते हैं। इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक अच्छा है। जी, लेकिन ये बताइए श्वेता जी, जो बात इन्होंने कही, ये बहुत से लोगों का सवाल होता है और कई सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते, मतलब ये सवाल भी कहीं नहीं उठाते कि उनके पास फंड है, परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रही है, क्या करें, कब कैसे ये निर्णय लेते हैं कि हमें इस फंड से निकल के उस फंड में जाना चाहिए
वो कुछ पॉइंट्स अगर आप रेखांकित करें तो ये सभी दर्शकों के काम आएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर क्या होता है ना, हम देखते हैं अरे फंड की पिछले 3 महीने 6 महीने में रिटर्न अच्छी नहीं आ रही है तो इसमें से हम निकल जाते हैं। लेकिन देखें, हमने देखा हुआ है कि कोई भी अच्छा फंड मैनेजर अपनी एक साइकिल के थ्रू जा सकता है। हर फंड की भी उतार-चढ़ाव होती है। लेकिन आमतौर पर कोई फंड मैनेजर अगर अच्छा है, तो वो 8 से 9 महीने में रिकवर कर जाते हैं। तो अगर आपने इमीडिएटली तो किसी को रियलाइज नहीं होता कि फंड की परफॉर्मेंस गिर रही है। जब 4-5 महीने हो जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि फंड की रिटर्न ड्रॉप हुई है। तब आपने ऑलमोस्ट आधा समय तो निकाल दिया है, आपने डाउनसाइड देख ली है। अब अगर फंड में रिकवरी आनी है, तो फिर मैं कहूँगी उसे एग्ज़िट करना सही डिसीज़न नहीं होता। अब क्या साइन्स होते हैं आपके कि आप इस चीज़ को देखें कि फंड में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं? तो पहली चीज़ आप देख सकते हैं फंड का टर्नओवर रेशियो। अगर फंड मैनेजर चेंजेस कर रहा है, तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो कुछ शायद गलत जा रहा था, फंड मैनेजर उससे चेंज कर रहा है। आमतौर पर हमने देखा है अगर कैश बढ़ गई होती है पोर्टफोलियो में और मार्केट अच्छा कर रहा है, तो उस समय में फंड की अंडर परफॉर्मेंस आएगी। तो अगर फंड फुल्ली डिप्लॉयड है, कैश की एलोकेशन डिप्लॉयड हो रही है और मार्केट अच्छा कर रहा है, तो वो एक साइन है कि फंड में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तीसरा, आप देखें कि फंड में क्या रिडेम्पशन का प्रेशर है। तो अगर फंड से सब निकल रहे हैं, तो एक कारण हो सकता है फंड की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही हो। अगर रिडेम्पशन प्रेशर नहीं है, तो फिर फंड मैनेजर में वापस वो बदलाव करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है और उस फंड को सुधारेंगे। और हिस्टोरिकल फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कि उसकी साइकिल कितने समय के लिए चलती है, कि उसकी एक अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल होती है तो क्या वो 3 महीने 6 महीने 9 महीने चलती है। तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिल जाती है कि नहीं, अगर कुछ गलत गया है 6-7 महीने में फंड इंप्रूव कर जाएगा, हमें बस इसके साथ अब पेशेंट रहना है। तो मैं कहूंगी ये 4 चीजें तो आप जरूर देखें जब आपकी फंड की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। जी, तो चलिए अब एक सवाल ईमेल से है। विकास का सवाल है, मंथली एसआईपी ये करते 29,000 रुपए की, पोर्टफोलियो वैल्यू 35 लाख की क्रिएट कर चुके हैं, 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। और इनका पोर्टफोलियो आपको बता दें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, कोटक मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, साथ में एसबीआई लार्ज कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो लंबा चौड़ा इनका पोर्टफोलियो है। श्वेता जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? कुछ एक मुश्त निवेश भी इन्होंने कर रखा है आईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड में 5 लाख का। जी, विकास जी, सबसे पहले तो आपका जो लक्ष्य है कि 5 साल में 1 करोड़ पे पहुंचना है, इस एलोकेशन से तो आप वैसे पहुंच जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी अगर आप 5 से 10% की स्टेप अप करें अपनी एसआईपी हर साल, या जब भी आपके पास कोई लमसम वैल्यू जमा होती है तो उसे भी निवेश कर लें, तो लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। जरूर मैं समझ रही हूँ कि आपने इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा होगा जब आपने एक करोड़ की वैल्यू अपनी एक गोल बना रखी है। पोर्टफोलियो पे मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में करीबन 65% से मिड स्मॉल है। अब आइडियली मैं कहूंगी 45 से 50% अगर मिड स्मॉल है तो एक बैलेंस है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कुछ स्मॉल कैप एक्सपोजर पोर्टफोलियो से रिड्यूस करें। आपके फंड में इंडेक्स फंड है। अब देखें, इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जो होते हैं वहां पर पोटेंशियल होता है कि वो इंडेक्स से आपको 2-3% से ज्यादा रिटर्न दे दे। तो इंडेक्स फंड आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यूटीआई का जो नेक्स्ट इंडेक्स फंड है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, वहां से आप निकल जाएं। एक टेक्नोलॉजी फंड है। अब यहाँ पे अगर आप उस सेक्टर को समझते हैं अच्छे से, उसे आप टाइम कर रहे हैं, तो आप सेक्टर फंड में रहें। लेकिन आप अगर उसे क्लोजली मॉनिटर नहीं करते, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये सही समय है अब निकल जाने का। तो इससे आप अभी निकल जाएं और एक डाइवर्सिफाइड फंड में चले जाएं। इसके अलावा एक एसबीआई का लार्ज कैप फंड है, वहां पे आप एसआईपी रोकें। 4 फंड से निकले, 3 फंड ऐड कर लें, तो फंड का पोर्टफोलियो आपके लिए मैं कहूंगी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। स्कीम्स जो आप ऐड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई का फोकस फंड ले लें टेक्नोलॉजी फंड की जगह, एसबीआई लार्ज की जगह एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, और एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो अब योर मनी का समय भी पूरा होना चाहता है। श्वेता जी, चलते चलते अपने टॉप 4 फंड्स बता दीजिए।
जी, अगर मैं हर कैटेगरी की मेरी टॉप 4 फंड की पोर्टफोलियो कहूँ, तो वहाँ पे मेरी सलाह होगी आप एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, कोटक का मल्टी कैप फंड ले लें, आईसीआईसीआई प्रू फोकस और एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी योर मनी से जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलने से पहले हम दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आप भी चाहें तो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ईमेल के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, या फिर लाइव प्रोग्राम के दौरान भी कमेंट्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। नमस्कार।